Hello friends, till now I have covered GDP and GNP and the methods that are used to calculate the GDP, that is the income method, value added method, and the third one is the expenditure method. Then after I have discussed the GNP, ठीक है, and the difference between the GDP and GNP with the help of a map, इकोनॉमिक्स को भी मैप के थ्रू, ठीक है। तो अगर नहीं आपने वॉच किया तो प्लीज़ go back and watch my previous lecture. In this lecture I am going to discuss what is net national product. In short इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपने GDP और GNP अच्छे से समझा है तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू योर GNP. GNP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी GNP होगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी मैंने बताया था कि मतलब इंडियन रेजिडेंट्स जो प्रोडक्शन करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलेंगे GNP। उसमें से आप अगर डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये वन वर्ड डेफिनेशन या वन वर्ड फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। बट व्हाट इज डेप्रिसिएशन? दिस इज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है ना। वियर एंड टियर लॉस हो जाना, ठीक है ना। वैल्यू किसी चीज की, वैल्यू किसी प्रोडक्ट की लॉस हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक चीज मेरी बात सुनिए। देखिए, जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं, ये ना यूजुअली मतलब ऐसे तो बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सपोज आप मान लीजिए दो टाइप से गुड्स होते हैं। एक हो गया आपका कंजम्पशन गुड, कंजम्पशन गुड, एंड सेकंड इज आ जाएगा आपका कैपिटल गुड। कौन सा हो जाएगा? कैपिटल गुड। ये मैं इस डेप्रिसिएशन को डिफाइन करने के लिए यहां पे मैं गुड्स को लेके आया हूं। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे गिफन गुड हो गया, ठीक है ना, इन्फीरियर गुड हो गया, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ये। तो देखिए, कंजम्पशन गुड तो वो हो गए जो मैं या आप कंज्यूम कर लेते हैं, जो क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा फूड होगा, फ्रूट्स आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, जूस आ गया, एटसेट्रा, जो कंज्यूम हो जाए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ठीक है, मशीनरी दैट आर यूज टू मेक, यू कैन से दैट के बिस्किट, बसेस एटसेट्रा, ये जूस। तो मतलब कोई भी ऐसी मशीनरी जो इन कंजम्पशन गुड को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो कैपिटल गुड का पार्ट होगी। सपोज वो कैपिटल गुड में आएगा मशीनरी। आर यू कैन से दैट कि ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं, इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब ये बहुत लंबे देर तक, यूजुअली यू कैन से दैट अ डिकेड, मतलब 10 साल से ज्यादा इनकी वैल्यू होती है, ये रह सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन गुड तो आपको पता है एक दिन के बाद दूसरे दिन खराब भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दो अगर हम प्रिजर्वेटिव हम कोई यूज करते हैं, लेकिन तब भी उनकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। लेकिन ये जो कैपिटल गुड है, ये मशीनरी हो गई, या यू कैन से दैट कि इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन ये लॉन्गर टाइम तक लास्ट तो करते हैं, बट देयर इज अ वन फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि एवरी ईयर, अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक डिकेड, सपोज 10 साल इनकी वैल्यू है, 10 साल इनका लाइफ स्पेन है, लेकिन हर साल ये कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ वैल्यू इनकी डिडक्ट होगी, इनकी लॉस होगी, ये लूज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल परचेज किया दिस ईयर 30,000 का, नेक्स्ट ईयर या इवन 1 मंथ के बाद भी देंगे, आप उसको सेल कर रहे हैं तो कोई भी 30,000 का नहीं लेगा, इनफैक्ट 5,000 कम देगा, 25 का लेगा। वो हो गया माय डियर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन। वो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, जो उसकी वैल्यू कम हो गई। अब देखिए, यहाँ पे तो मैं NNP पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को रिलेटेड लेके मैं गुड्स में आ गया, और गुड्स में भी कंज्यूम या कंजम्पशन गुड, एंड सेकंड वन इज कैपिटल गुड। लेकिन एक चीज मेरी बात याद रखिए, मैं साइंस का एक टीचर भी रहा हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट के हेल्प से मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, तो आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे। देखिए, कौन सा ऐसा गुड होगा जिसको आप कैपिटल गुड बोलोगे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड इज द कैपिटल गुड। तो उसके लिए मैं आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। अगर आप उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी पर्टिकुलर गुड में फाइंड आउट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो यू कैन से दैट कि दिस इज द कैपिटल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इट इज एन आउटपुट ऑफ मैन मेड प्रोसेस, मैन मेड
process. It is an output of man-made process. One. Second में ये बोल रहा हूं कि it again act as an input. It again act as an input in further production process, or you can say that to be sold in the market, ठीक है. And third important point is कि while acting as an input, it does not get lost or transformed, or you can say that consumed. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने 3 पॉइंट बताए कि एक तो ये क्या हो कि ये आउटपुट हो मैन मेड प्रोसेसेस का, मतलब इंसान ने बनाया हो, ठीक है, सिंथेटिक हो, आर्टिफिशियली मेड हो. सेकंड चीज, इट अगेन एक्ट एज एन इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब आप किसी क्रॉप को अगर सो कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हो, तो वहां पे इसको आप एज अ इनपुट यूज कर रहे हो. और जब आप इसको एज एन इनपुट यूज कर रहे हो तो ये कंज्यूम ना हो जाए, ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए, ये ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, कोई ऐसा गुड होना चाहिए. उस गुड को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड बोलेंगे. आई होप यहां तक एक चीज क्लियर हो गई होगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्रैक्टर मैन मेड प्रोसेस है, आउटपुट है ये मैन मेड का. एक चीज, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकंड चीज, अगेन यूज्ड एज एन इनपुट इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, हम इसको फॉर प्लॉफिंग इन यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, या क्रॉप सोइंग के टाइम भी हम इसको यूज करते हैं. तो मतलब यू कैन से दैट कि एज एन इनपुट हम इसको यूज करेंगे ट्रैक्टर को. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम इसको यूज करते हैं, जब इसको हम प्लॉफिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको प्लॉफिंग के लिए यूज करते हैं, तो तब ये खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता या बिल्कुल कंज्यूम नहीं हो जाता, बल्कि एज इट इज रहता है. दो इट्स वैल्यू लॉस्ट ईच ईयर, बट इट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स दिस इज द कैपिटल गुड. तो ये चीज याद रखिए, कभी ना कभी एग्जामिनर इधर भी आएगा, ध्यान देगा वो, ठीक है ना. तो इस चीज को आपने अच्छे से याद रखना है. सॉरी. तो नेक्स्ट अगर मैं इसी की एग्जांपल दे रहा था, मैं आपको बता रहा था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन हो गया कि मतलब जो भी वैल्यू, जो भी यू कैन से दैट के उसकी वैल्यू में जो लॉस होगा एवरी ईयर, उसको हम डिडक्ट कर देंगे अगर जीएनपी में से, तो हम पहुंच जाएंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे. कहां पे पहुंच जाएंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट पे. अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की में एक अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, तो देखिए एक कंपनी है, ठीक है, देखिए एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है. एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जो क्या बनाती है? एयरक्राफ्ट. और इन एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है आरएस अराउंड 100 करोड़ है. अब यू कैन से दैट कि आफ्टर 20 ईयर व्हाट इज द कॉस्ट? आफ्टर 20 ईयर यू कैन से दैट कि एयरक्राफ्ट जो होगा, एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू 100/20, यू कैन से दैट 5 करोड़. मतलब 5 करोड़ वैल्यू हर साल इस क्राफ्ट की लॉस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2020 में बनाया, तो 2020 में इसकी कॉस्ट अगर 100 करोड़ थी, तो 221 में 5 करोड़ इसने लॉस कर देनी, तो इसकी कॉस्ट 95 करोड़ होनी है. तो ये जो वैल्यू हर साल इसकी लॉस हो रही है ना, दिस इज द डेप्रिसिएशन. तो इस डेप्रिसिएशन को अगर आप जीएनपी से निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. आई होप अब तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू हैव एनी मतलब क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है. एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए. अब इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट को आल्सो नाउन एज, ये AKA आल्सो नाउन एज, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी हम इसको बोलेंगे. क्यों बोलेंगे मार्केट प्राइस? बिकॉज इसमें जो हम प्राइसेस को इंक्लूड करते हैं वो ऑन द मतलब करंट जो प्राइसेस हैं, करंट प्रिवेलिंग रेट्स के ऊपर, करंट प्रिवेलिंग रेट्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है.
तो दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, कि जो भी हम किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हम इसको इसके अंदर कंसीडर करेंगे, तो उसका प्राइस मार्केट के अंदर क्या है, हम उसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, उसी प्राइस को, प्रीवेलिंग प्राइस को हम कंसीडर करते हैं। दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन अब दो टर्म्स पेपर में आती हैं, एक तो आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और सेकंड आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट तो आपने, मुझे लगता है कि अगर कोई पेपर दिया होगा तो आपको वहां पे भी देखने को ये टर्म मिली होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी कर दी कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड इट इज आल्सो नाउन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस बिकॉज इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो हम प्राइसेस हैं उनको कंसीडर करते हैं एज पर द करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस, जो भी मार्केट में प्राइस होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वन वर्ड आपको याद रखना है इसके लिए, तो आप ये याद रखिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, is equal to net national product at market price plus indirect taxes minus subsidies, माइनस मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस सब्सिडीज। देखिए, अगर आपको आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां से आ गया, ये सब्सिडीज क्या आ गया। तो आपने इस फार्मूले को लर्न करना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको बताता भी हूं कि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है क्या, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दोनों चीजें मैं बता दूंगा, मार्केट वाला भी और ये वाला भी। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो जीएनपी को नेशनल इनकम करके तो करके आ जाते हैं, कभी जीडीपी को टिक कर देते हैं, कभी एनएनपी को कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर यहीं पे ट्रैप बनता है, तो यहीं पे वो क्वेश्चंस भी पूछेगा, फ्रेम करेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको, ठीक है, उस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं एक मार्केट के अंदर 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस की कॉस्ट है RS, सपोज RS 10 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा जीडीपी को, अगर मैं कैलकुलेट करूं किसको, जीडीपी को, एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, एट दिस रेट, मतलब जो उसका मार्केट, मैंने कहा मार्केट में प्राइस ऑफ राइस जो है 1 kg का वो 10 रुपीज है। अब मैं जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा हूं इसी प्राइसेस पे, इसी बेस पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एट 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 दिस रेट, एट दिस रेट, उसको बोलूंगा मैं, इज कॉल्ड एज, उसको मैं बोलूंगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बोलूंगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि इस राइस के ऊपर, इस राइस के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, एलपीजी के ऊपर, फर्टिलाइजर्स में सपोज यूरिया, देखिए गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस राइस का प्राइस अगर मतलब सपोज 30 है, तो वो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है, तो हमें वो मार्केट से सपोज जो है वो 25 का मिल रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। यूरिया के ऊपर भी देती है, एलपीजी के ऊपर भी देती है, आपने सुना होगा, आपने परचेज भी किया होगा। तो ये जो सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट दे रही है, साथ में देखिए, अगर जब हम राइस खरीद रहे हैं, यूरिया खरीद रहे हैं, एलपीजी ले रहे हैं, मतलब सिलेंडर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर टैक्स भी पे करते हैं, विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि ट्रांसफरेबल टैक्स भी होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट को नॉन ट्रांसफरेबल बोलते हैं और इनडायरेक्ट को ट्रांसफरेबल टैक्स भी बोलते हैं। तो आई विल डिस्कस इन माय लेटर सीरीज, मतलब लेटर लेक्चर्स में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा अच्छे से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखो, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है और इवन टैक्स भी इंपोज करती है, टैक्स भी लीव करती है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर सपोज मैं ये बोलूं कि 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस का प्राइस अभी कितना था आपका, RS 10 रुपीज। अब जो गवर्नमेंट ने सपोज हमें सब्सिडी प्रोवाइड की, क्या की, सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की, सपोज RS 2 रुपीज की, ठीक है, इस 10 रुपये के ऊपर। तो इट मीन्स ये 10 रुपये वाले राइस अब हमें 8 रुपीज के मिलने हैं। लेकिन हमने तो, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया चावलों के ऊपर, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे।
क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे। सपोज वो इनडायरेक्ट टैक्स RS 1 रुपी जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इम्पोज किया था, लीव किया था, ठीक है। तो अब देखिए मैं अगर इस सब को सम करूंगा तो आपको क्या लगता है, देखिए 10 -2 मतलब मैंने सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है तो वो मैं इसमें से डिडक्ट कर दूंगा, +1 जो टैक्स मैंने पे किया, मैंने मार्केट से राइस लिया 10 रुपीज का, उसमें से 2 रुपये गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी थी तो मैंने 8 रुपये पे किया, तो मैं वो 2 निकाल दूंगा, +1 रुपीज में टैक्स पे कर रहा हूं, तो 10 - 2 8 +1 आ जाएगा आपका 9 रुपीज। तो यू कैन से दैट कि इससे ना ओवरऑल जो मनी है ना, किसकी मनी है जो गवर्नमेंट के पास, वो मनी कम हो रही है। हाउ कम, मतलब इसमें कम कैसे हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है प्लस जो टैक्स इंपोज कर रही है उसकी वजह से गवर्नमेंट का टोटल जो है वो कम ही है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कास्ट इन विच यू विल डिडक्ट द सब्सिडी as well as add the indirect taxes. Only 2 things that you have to keep note in your notebook. फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, प्लस आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो साथ में माइनस आपका सब्सिडीज को माइनस करना है, इनडायरेक्ट को ऐड करना है, तो आप पहुंच जाएंगे किस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट माय पॉइंट एज इट इज, मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसको एक बार दोबारा से वॉच कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब ये हो गया कि आप मार्केट प्राइस के ऊपर ही कंसीडर करें, आप उसी को एज इट इज मान के तो आप जीडीपी को कैलकुलेट करें, तो वो हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट पे आप मार्केट के प्राइस को कंसीडर नहीं करते एज इट इज, बल्कि आप उसमें से जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उसको डिडक्ट करेंगे, प्लस द इनडायरेक्ट टैक्स दैट यू हैव पेड टू परचेज द पर्टिकुलर आइटम, उसको आप ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कास्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज है आपके साथ, आपने ये चीज शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको बताई हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा व्हाट इज पर्सनल इनकम। व्हाट इज पर्सनल इनकम, इन शॉर्ट यू कैन से दैट PI। व्हाट इज द पर्सनल इनकम, दिस पर्सनल इनकम ना इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये पार्ट है किसका, नेशनल इनकम का पार्ट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज आप मेरी याद रखिए कि हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्सनल इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम। मैंने कहा दिस पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेरा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट PI फ्रॉम NI, मतलब फ्रॉम नेशनल इनकम। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखिए, सपोज एक कोई कंपनी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब पर्सनल इनकम पे हम कैसे पहुंचेंगे नेशनल इनकम से। अभी सपोज मैं यहां पे हूं, नेशनल इनकम पे हूं, ठीक है, यहां पे स्टैंड हूं, मुझे पहुंचना है पर्सनल इनकम, मेरी अपनी पर्सनल इनकम कितनी है, तो मैं यहां से यहां कैसे पहुंचूंगा ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक कंपनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये प्रॉफिट सारा का सारा अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, योर आंसर इज ऑब्वियसली नो, नहीं करती, ठीक है ना, नहीं करती। तो मैं यहां पे फार्मूला इसका लिख देता हूं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल, मतलब PI इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो PI इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब PI को हम कैसे डिराइव करेंगे नेशनल इनकम में से, तो देखिए मैंने कहा एक कंपनी है, वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, क्या वो सारा का सारा अपने एम्प्लॉयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, नो, बिल्कुल नहीं। तो इट मींस यू कैन से दैट कि इस नेशनल इनकम में से आपने उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करना है। क्या करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करना है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस कंपनी ने अर्न किया, उसके बाद ये कंपनी क्या करती है कि देखिए कारपोरेट टैक्स पे करती है। क्या करती है, कारपोरेट टैक्स पे करती है, मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी फिर्म, कोई भी इंडस्ट्री जो एक साल के अंदर प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट के ऊपर वो जो टैक्स पे करती है उसको बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। मैं ये टैक्सेशन वाला जब चैप्टर लाऊंगा एक एक चीज बताऊंगा आपको, मे भी आपने पढ़ा हो तो मुझे बताएं आप, टॉबिन टैक्स क्या होता है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये जो कारपोरेट टैक्स है, कोई भी कंपनी जो है वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके ऊपर जो टैक्स पे करती है, उस प्रॉफिट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे कारपोरेट टैक्स।
तो इट मीन्स आपने इस नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी निकाल दिया, माइनस आप उस कॉर्पोरेट टैक्स को भी माइनस करेंगे जो उस कंपनी ने टैक्स पे किया। थर्ड चीज आप ये याद रखिए, मुझे बताइए कि देखिए वो जो कंपनी का ओनर है, कौन ओनर या जो उसके इंप्लाइज, या फिर अगर इंप्लाइज भी बहुत सारे हैं तो सम टाइम ये इंप्लाइज क्या करते हैं कि, या फिर ये ओनर क्या करते हैं कि एक दूसरे से बारो करते हैं। ओनर, ओ स्टैंड फॉर ओनर, और ई इंप्लायर्स, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, बारो करते हैं। क्या करते हैं, बारो करते हैं। जब बारो करते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरेस्ट भी पे करते हैं, एक दूसरे को इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो जब ये जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय ईच हाउस होल्ड, मतलब चाहे वो इंप्लायर एक दूसरे को पे कर रहे हूँ या कंपनी ऑनर ने इंप्लायर से लिया तो इंप्लायर को इंटरेस्ट दे रहा है, या इंप्लायर जो है वो कंपनी ओनर को दे रहा है, तो इसको, इस चीज को आपने डिडक्ट करना है। तो क्या मैंने कहा कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, एच आ जाएगा हाउस होल्ड। अब उसके बाद याद रखिए कि ये कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई फिर्म ये कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव भी करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। यू कैन से दैट कि ये रिसीव भी करती है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वो आपने ऐड करना है, क्या कि नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल की बात करता हूं तो गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है, अगर कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है, कोई उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, कोई पेंशन दे रही है, कोई स्कीम लॉन्च की है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो ये सारा इस पर्सनल इनकम में हमने ऐड करना है, क्योंकि मुझे पेंशन मिली है तो ये मेरी पर्सनल इनकम का पार्ट होगा ना माय डियर फ्रेंड्स। मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो ये तो मेरी पर्सनल इनकम में आएगा ना। तो मतलब जो भी मैं नेट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर जो मैं रिसीव कर रहा हूँ गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, इन द फॉर्म ऑफ एनी ग्राउंड, एनी एड, तो उसको पर्सनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल इनकम। मतलब अगर नेशनल इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे, एक ऐसा प्रॉफिट जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर नहीं करती है। सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी पे करती है अपने प्रॉफिट के ऊपर। थर्ड, मतलब नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय ईच हाउस होल्ड, मतलब चाहे वो एम्प्लॉयर जब एक दूसरे से बारो करते हैं या ऑनर से करते हैं तो वो एक दूसरे को या बैंक से भी इनफैक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को भी, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो आपने नेशनल इनकम में से निकाल देना है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट से आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है तो वो आपने ऐड करनी है। तो ये सारा पार्ट आ जाएगा आपका पर्सनल इनकम में। माय डियर स्टूडेंट, एक टाइम फिर से, पर्सनल इनकम इज नथिंग बट नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर देंगे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने किया वो भी माइनस कर देंगे, प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट से रिसीव किया है उसको ऐड करेंगे। तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम। आई होप यहां तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा कि पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट, ठीक है, पे बाय ईच अदर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस नेट इंटरेस्ट, यू कैन से दैट, या नेट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम। तो दिस इज ऑल अबाउट जो मैं टिल नो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टू, जीडीपी के मेथड्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट डिस्कस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिस्कस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और उसके बाद पर्सनल इनकम डिस्कस किया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा इस जीडीपी और जीएनपी, या फिर जो आपका चैप्टर का नाम था आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यही है मेरे फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, इतना ही है। अगर आपने इस वीडियो से आपको 2% भी फायदा हुआ है, देन आपने क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अपने उन फ्रेंड्स को जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन कंसेप्ट को समझने में। अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप इसको एक बार दोबारा से वॉच कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा और एक अच्छे से ग्रिप बन जाएगी आपकी। आई एम गोइंग टू डिस्कस
the very important concept of nominal GDP and the real GDP. Both are very important for your exam perspective. Without wasting any time, मैं इसको continue करूँगा with the first one with the nominal GDP. What is nominal GDP and real GDP? In the previous lecture, I have discussed GDP. ठीक है, nominal GDP. If you are going to calculate the GDP at the nominal price, at the current price, at the prevailing price, that is called as nominal GDP. But if you are going to calculate the GDP of any particular nation, of a country X, of a country Y, of a country India with the base year price, ठीक है, then you can say that that is the real GDP. ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी को अगर आप कैलकुलेट करें, दैट इज जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, एट करंट मार्केट प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नॉमिनल जीडीपी. या आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट जीडीपी एट करंट प्रीवेलिंग प्राइस, आप करंट प्रीवेलिंग प्राइस जो मार्केट में है उसके बेसिस पे अगर आप कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी. फॉर एग्जांपल, अब ऐसे आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने एग्जांपल दी नहीं, तो देखिए एक कंट्री एक्स है, एक कंट्री एक्स है, आप इंडिया मान लीजिए, कोई भी कंट्री मान लीजिए, एक्स मैंने इसलिए लिया कि आप कोई भी कंट्री मान लीजिए, यही नहीं कि सर ने इंडिया का बढ़ा के छोड़ दिया, बाकी का कैसे पता चलेगा. तो कंट्री एक्स की बात करते हैं, तो सपोज देखिए ये कंट्री एक्स ये क्या करती है कि प्रोड्यूस करती है सपोज 10 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, 10 लीटर ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करती है, और उस प्राइस का जो रेट है RS, यू कैन से दैट कि 2 पर लीटर, 10 लीटर इसने प्रोड्यूस किया, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि इस पर्टिकुलर कंट्री की जो जीडीपी होगी, मतलब सपोज कि ऑयल ही प्रोड्यूस करती है, या आप फिर इसका ऑयल भी मान लीजिए, या जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है, आप सभी कमोडिटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप सिर्फ एक 1 को भी मान के चल सकते हैं. तो इस कंट्री की जीडीपी हो जाएगी 10 × 2 = 20 इसकी जीडीपी हो जाएगी. सपोज ये इसने ये 2012 की बात करते हैं, इन 2012. अब सपोज इन 2013 में इस कंट्री ने क्या किया, कि 10 लीटर के बजाय 20 लीटर ऑयल प्रोड्यूस किया, 20 लीटर ऑयल इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसने ऑयल प्रोड्यूस किया, लेकिन एट द रेट ऑफ इसने कितने का किया, एट द रेट ऑफ यू कैन से दैट के 20, ठीक है, यहाँ पे कितना था, एट द रेट ऑफ 2 था ना, यहाँ पे मान लेता हूँ एट द रेट ऑफ 4, ठीक है ना, 4 पर लीटर. तो अब यहाँ पे देखिए कि इस कंट्री की 2013 में जो इसकी जीडीपी होनी है वो होनी है 20 × 4 हो जानी है इसकी 80. सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2014 में ये 30 लीटर प्रोड्यूस कर रही है और कर रही है एट द रेट ऑफ 6, तो 30 × 6 हो जाना है 180, ठीक है ना, 180 ये हो जानी इसकी जीडीपी. तो मतलब करंट प्रीवेलिंग प्राइस पे, जो करंट प्राइस मार्केट का है उस ईयर में है, उसी के बेसिस पे अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी. अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा ना आपको. नेक्स्ट चलते हैं रियल जीडीपी. नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, रियल जीडीपी पे, ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूं रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी मैंने क्या बताया कि अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट करें, क्या जीडीपी को कैलकुलेट करें एट द बेस ईयर प्राइस. अब व्हाट इज बेस ईयर, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बेस ईयर प्राइस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी. या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस को भी हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, अब आप बोलेंगे सर इसका तो हमें समझ नहीं आया, तो सुनिए, ठीक है, सुन सकते हैं तो सुनिए. देखिए अगर मैं बात करूं तो बेस ईयर, सपोज इस कंट्री एक्स के लिए बेस ईयर सपोज मैं मान लेता हूं, या अबव नेशन के लिए आपका आ जाएगा 2012. अभी बेस ईयर होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 2012. तो अब देखिए कि अगर इस कंट्री ने इस रियल जीडीपी को अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 1 लीटर ऑफ प्राइस आपने ऊपर देखा था कि 1 लीटर ऑफ ऑयल का जो प्राइस था वो था RS 2 पर लीटर पे, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ ऑयल का जो प्राइस था वो था कितना, 2, वो था कितना आपके पास 2. तो रियल जीडीपी को जब हम माय डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, रियल जीडीपी को अगर हम 2013 में कैलकुलेट करेंगे
सॉरी, यहाँ पे जब हमने 2000 इन द केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी हमने 2013 में देखा था, तो वो था 20 इंटू 4 इज इक्वल टू आपका था 80, ठीक है ना, अभी जो मैंने पीछे इरेज कर दिया। तो अगर रियल जीडीपी में अगर 2023 में देखूंगा तो मैं देखूंगा कि अच्छा इसने ऑयल कितना प्रोड्यूस किया, इसने तो 20 लीटर ऑयल प्रोड्यूस किया, कितना किया 20 लीटर प्रोड्यूस ऑयल किया, लेकिन इसका प्राइस अभी तो इन्फ्लेशन हो गई है तो तभी 4 रुपीज इसका प्राइस हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्राइस इसका 2 था, 2012 में इसका प्राइस कितना था 2 था, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, मतलब इसकी जो रियल जीडीपी है वो है 40, नॉमिनल जीडीपी है वो है 80, क्योंकि अब इन्फ्लेशन हो गई है तो प्राइस ऑफ ऑयल जो है वो बढ़ गया है, बट इसकी एक्चुअल जीडीपी अगर इन्फ्लेशन नहीं होती तो ऑयल का प्राइस 2 पर लीटर था, तो 20 इसकी प्रोडक्शन हुई तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, तो इट मीन्स 40 इसकी जो है वो रियल जीडीपी है, विच इज बेस्ड ऑन एट द कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस, या विच इज बेस्ड एट द, या विच इज कैलकुलेट एट द बेस ईयर प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे रियल जीडीपी। अब एक चीज अगर आपको नहीं याद आया तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लीजिए कि जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, ये है आपका इन इंडिया में आपका 2011-12 इसको मानते हैं, 2011 और 12। मैंने वैसे बेस ईयर आपको बताया भी है, जब मैंने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की बात की थी अपने इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में, तो वहां पे मैंने बेस ईयर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। एक क्विक रिवीजन, नॉमिनल जीडीपी हो गया करंट मार्केट प्राइस पे या प्रीवेलिंग प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट, जो भी है उसके बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हो गया जो बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम किसी को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे रियल जीडीपी। आई होप यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और याद रखना है कि जो रियल जीडीपी होती है ना, रियल जीडीपी, व्हाई यू कैन से दैट, क्वेश्चन भी है आप मान सकते हैं कि व्हाई द रियल जीडीपी कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एक्सक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट एक्सक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एक्सक्लूड करके तो हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब बेस ईयर के प्राइसेस पे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। अब बेस ईयर मैंने इतनी बार बोल दिया, आप बोलेंगे सर पता नहीं बताएंगे, तो बेस ईयर एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसा ईयर जिसको ना हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 अभी 23 है, ठीक है, तो अगर मैं किसी फूड आइटम के प्राइस को करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा तो वो नॉमिनल जीडीपी का पार्ट होगा, लेकिन अगर मैं करंट प्राइस पे नहीं, क्योंकि अभी तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, मैं उसको 2012 में क्या प्राइस था उस फूड आइटम का, सपोज मैंने आप ये मान लीजिए कि 1 क्विंटल ऑफ राइस, या सपोज 1 लैपटॉप की बात करते हैं, 1 लैपटॉप मैंने अभी प्रोड्यूस किया, तो अब इसकी वैल्यू जो है एट करंट प्राइस सपोज इसका 50,000 है, तो मतलब मार्केट का तो ये जो होगी जीडीपी, लेकिन इसका रियल जीडीपी क्या होगा कि 2012 में इसका प्राइस कितना था, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ द रियल जीडीपी। तो इन 2023 में सपोज फूड प्राइस, सॉरी मैं ये क्या बोल रहा था मैं भूल गया, मैं दोबारा से आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस, मैं बात कर रहा था बेस ईयर की। तो बेस ईयर देखिए क्या होता है कि मतलब एक ऐसा ईयर जिसको हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन, जिसको हम यूज क्या करेंगे कंपैरिजन। लेकिन ये बेस ईयर, कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसको हम बेस ईयर बोलेंगे, जिसमें प्राइसेस जो होंगे वो स्टेबल रहे, वो क्या रहे स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब कि ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें। जैसे देखिए अभी अगर 2019 की बात करें, इवन 2020 की बात करें, 21 की बात करें, 22 की बात करें, 23 में बात करें, तो कोविड-19 की वजह से कभी प्राइसेस लो, कभी हाई, इवन हाई हो गए बहुत ज्यादा, तो इसको हम बेस ईयर नहीं मान सकते माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा ईयर होना चाहिए जो ऑलमोस्ट स्टेबल होना चाहिए, और इस बेस ईयर को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 में आपकी प्रोडक्शन इतनी है और इसकी टोटल वैल्यू आपकी XYZ या टोटल वैल्यू इसकी 1 करोड़ हो गई, लेकिन बेस ईयर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो ऑब्वियसली कम ही होगी, क्योंकि बेस ईयर में इन्फ्लेशन तो नहीं थी ना, समझ आ गई। दूसरा ईयर जो होना चाहिए, ये एक ऐसा ईयर होना चाहिए, यू कैन से दैट कि इट शुड बी क्लोजर एज पॉसिबल टू द करंट ईयर, फॉर एग्जाम्पल अगर 2023 है
तो पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि 2021 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 15। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं रहे हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहे हैं, तभी माय डियर स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट हम 2011-12 को बेस ईयर मानते हैं। तो बस इसमें तो क्वेश्चंस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो इस ईयर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्राइसेस को कंपेयर कर सकें। मतलब 2023 में प्राइसेस कितने हैं किसी प्रोडक्ट के, 2012 में कितने थे, तो इस बेस ईयर को हम प्राइस कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, इसमें ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें प्राइसेस स्टेबल हो, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें, ज़्यादा वेरिएशन ना हो कि कभी हाई कभी आप कभी डाउन, ऐसा ना हो। क्लोजर होना चाहिए एज पॉसिबल, मतलब जितना भी हो सके करंट ईयर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब इन्हीं के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप आपने पढ़ा होगा व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी DEF बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए अभी तक आपने पढ़ा क्या, नॉमिनल जीडीपी, और क्या पढ़ा आपने, रियल जीडीपी। तो माय डियर स्टूडेंट इन दोनों के बीच में रेशो जो होगा ना, अब बुक्स पे क्या क्या लिखा है मैं उनको रेफर नहीं करूंगा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो आप सिंपल देखिए द रेशो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी, उसको हम बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। उसके बाद इसमें व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेटर, व्हाई डिफ्लेटर, बिकॉज इट टेक द वैल्यू ऑफ current year and my dear students compare it with the base year. That is why it is called as deflator. इतनी बात क्लियर हो गई। रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अगर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, और यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस दैट आर ड्यूरिंग द बेस ईयर। एंड सेकंड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर, बिकॉज क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस को लेता है और देन उसको कंपेयर करता है बेस ईयर के प्राइसेस को, इस वजह से इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, आपने सीपीआई पढ़ा था, डब्ल्यूपीआई पढ़ा है, वो आपने उस लेक्चर को अगर नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्फ्लेशन का, और उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंडाइसेस जो भी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इसको इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। कभी आपको यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकती है, या स्टेट पीएससी पूछ सकता है, या अदर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डे बाई डे अब थोड़ा एग्जामिनर जो है वो यू कैन से दैट कि अब वो एक अच्छा पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना इजी नहीं आएगा कि कोई भी आके कर लेगा। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, वही जो होंगे उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सीपीआई या डब्ल्यूपीआई की बात करता हूं, तो देखिए सबसे पहले तो ये इन्फ्लेशन को मतलब मेजर करने के लिए हम इंडाइसिस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे इस पॉइंट का कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। मैं जीडीपी डिफ्लेटर के कंपैरिजन में आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों जो है ना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये बेस्ड हैं ऑन, ये यू कैन से दैट के बेस्ड ऑन लिमिटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके ऊपर बेस है, मतलब इनके अंदर जो बास्केट है, उस बास्केट के अंदर चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं, या फिर और कोई अदर आइटम्स आती हैं, तो उनकी जो उस बास्केट में, मैंने आपको बताया था डब्ल्यूपीआई में 697, ठीक है ना, तो 460 और 448 जो थे इनके सब सीपीआई रूरल और अर्बन में थे। तो मतलब ये जो इनकी जो बास्केट है उसमें लिमिटेड आइटम्स हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये मच ब्रॉडर है। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ये चीज आपको एग्जामिनर दोनों स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है, ठीक है ना, मच कॉम्प्रिहेंसिव भी है, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब यू कैन से दैट के सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये माय डियर स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करता है इंटायर इकोनॉमी को। क्या करता है, इंटायर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज मच ब्रॉडर, मच कॉम्प्रिहेंसिव देन द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। देखिए ये अवेलेबल होता है आपके पास मंथली या फिर वीकली, या फिर क्या, वीकली। लेकिन ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये ईयरली या फिर क्वार्टरली, ये आपके पास अवेलेबल होता है,
ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो इसके रिलेटेड याद रखना है, माय डियर स्टूडेंट, इट इंक्लूड सर्विसेज। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है। अगर आपने एक टॉपर लेवल स्टडी करनी है तो इनको नोट डाउन कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए। इट इंक्लूड सर्विसेज, CPI आल्सो इंक्लूड सर्विसेज बट WPI डू नॉट इंक्लूड या डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इट इंक्लूड सर्विसेज तो मच कंप्रीहेंसिव है, मच ब्रॉडर है। इट रिप्रेजेंट द इंटायर इकोनॉमी, इशूड या रिलीज्ड ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे, एंड यू कैन से दैट इट इंक्लूड द सर्विसेज but one important thing, but exclude the price of import। बस ये इतनी चीजें आपने इन दोनों के बीच में याद रखनी है। टिल लो मैंने क्या बताया आपको, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे, रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइसेस पे। अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे रियल जीडीपी, और रेशियो दोनों बिटवीन द टू को हम बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को डिफ्लेटर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस को लेता है और बेस ईयर के प्राइसेस के साथ कंपेयर करता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर और ये दोनों अगर जीडीपी को ही मतलब प्राइसेस को अगर डिटरमाइन करते हैं या इन्फ्लेशन को अगर सपोज कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सीपीआई जो है इसमें लिमिटेड बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब लिमिटेड आइटम्स हैं आर देयर इन द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई बास्केट। बट इन केस दिस केस ये मतलब बहुत ज़्यादा बास्केट है, बहुत ज़्यादा आइटम्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये इंटायर इकॉनमी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरी इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है। ये मंथली या ईयरली बेसिस, मंथली या वीकली बेसिस पे आता है। वीकली आपका डब्ल्यूपीआई आता है और सीपीआई आपका मंथली बेसिस पे आता है, क्योंकि ये रीजनल होता है, स्पेसिफिक होता है। बट ये जो है ये ईयरली या क्वार्टरली आता है। और इट इंक्लूड सर्विसेज बट एक्सक्लूड द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट जो भी हम आइटम कर रहे हैं उसमें उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो अभी हम अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका ट्रांसफर पेमेंट। ये टर्म एक ऐसी है कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द ट्रांसफर पेमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांसफर पेमेंट एक ऐसी पेमेंट होती है कि जिसके बदले में आप कोई भी चीज आपको ना मिले, या यू कैन से दैट कि एक काइंड ऑफ पेमेंट फॉर विच नो गुड्स आर सर्विसेज इज रिसीव्ड आर एक्सचेंज। दिस इज द डेफिनेशन, लिख लेते हैं, ठीक है। कि एक वन वे पेमेंट होती है। ये क्या होती है? ये वन वे पेमेंट, वन वे पेमेंट of money for which no goods or services is received। आपने पेमेंट तो कर दी लेकिन बदले में आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपने रिसीव नहीं हुई, या फिर आपने कोई एक्सचेंज नहीं किया, गुड्स के बदले में गुड्स आपने एक्सचेंज नहीं की हैं, उसको हम बोलेंगे वन वे पेमेंट ऑफ ट्रांसफर को हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा फ्रेंड है कोई, मैंने उस फ्रेंड को अपने को 1000 रुपीज दे देता हूं, लेकिन बदले में मैंने उसको एज अ मतलब एक उधार नहीं दिया, ये मैंने उसको ऐसे ही दे दिया सपोज, तो इसके बदले में मैं उससे कुछ भी नहीं ले रहा, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। बदले में आप कोई सर्विसेज या कोई गुड्स आप एक्सचेंज नहीं कर रहे, दिस इज कॉल्ड एज वन वे पेमेंट। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्यों यूज करती है? गवर्नमेंट इस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को, ट्रांसफर पेमेंट को इसलिए यूज करती है ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके इनकम को, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके इनकम को। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लाया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। गूगल कीजिए क्या है ये, पढ़िए इसके बारे में, एग्जाम में आ सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अंडर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, अंडर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये मतलब जो ट्रांसफर पेमेंट है ये गवर्नमेंट ने इसलिए लाया ताकि वो मतलब इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब फ्रॉम दोज हु हैव हाई मनी, दोज हु आर रिचर, उनसे लेके टैक्स के थ्रू सपोज उनसे पैसा लेके, तो सपोज पुअर पीपल को दे रही है, तो पुअर पीपल को इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से दैट पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, इन द यू कैन से दैट के स्कॉलरशिप हो गया, फिर उसके बाद कोई अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन हो गया, तो इस बेसिस पे ऊपर दे रही है और बदले में उनसे कोई भी चीज़ नहीं ले रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पेंशन, देखिए गवर्नमेंट अगर पेंशन दे रही है तो पेंशन के बदले में कुछ ओल्ड सिटीजन से या वुमेन से कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा। सेकंड देखिए मैं अगर बोलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन,
तो अगर सपोज अभी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 3,000 जो भी ग्रेजुएट हुए हैं उन सबको पे करे, तो बदले में तो उनसे कुछ नहीं ले रहा, तो इट मीन्स ये आल्सो कम्स अंडर द ट्रांसफर पेमेंट। थर्ड मैंने आपको क्या बोला, थर्ड मैंने आपको बोला स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं सपोज उनको लैपटॉप मिल जाएगा, उनको इतना अमाउंट कैश मिलेगा, तो स्कॉलरशिप या वुमेन्स को मिल रही है, गर्ल्स को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ये आ जाएगा आपका ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट, क्योंकि इसके बदले में आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज ना ही एक्सचेंज कर रहे हैं ना ही रिसीव कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है अब इस चैप्टर में, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में आ जाएगा आपका डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सेकंड आ जाएगा आपका डेवलपमेंट। अब व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ माय डियर स्टूडेंट ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्यों क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है? मींस यू कैन से दैट कि अगर जीडीपी किसी पर्टिकुलर कंट्री की बढ़ रही है, जीडीपी कंट्री की अगर क्या हुई है, अगर हाई है, ठीक है, जीडीपी राइजेस, मतलब यू कैन से दैट कि अगर जीडीपी जो है वो राइज होगी तो कंट्री की ग्रोथ भी हाई होगी। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम अगर बढ़ रही है, उसकी क्या इनकम अगर बढ़ रही है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लग गया, तो उसकी ग्रोथ भी होगी, उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, फिर हाई होगी। तो मीन्स ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटी को हम इसमें अज्यूम करते हैं, क्वांटिटी को इसमें हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके माय डियर स्टूडेंट्स बेनिफिट ये है कि वेल्थ क्रिएशन होगी, उसके बाद देखिए जॉब क्रिएट्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? देखिए ग्रोथ होगी तो यू कैन से दैट कि इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर, बिकॉज रिच के पास ज्यादा मनी होगी, वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो ज्यादा उसका इनकम होगी, तो मतलब वो डे बाय डे उसके पास उसकी ग्रोथ होती जाएगी, तो वो रिच होता जाएगा। लेकिन पुअर जो होगा उसके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं होगा, तो कहाँ से फिर वो रिच होगा? तो इट मीन्स इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, मतलब अगर देखिए आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो सपोज आप वाटर को पोल्यूट करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, साइल को पोल्यूट करेंगे, एटमॉस्फेयर को कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खोलिए तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा, मतलब एटमॉस्फेयर भी आपका पोल्यूट होगा, और इवन यू कैन से दैट के मेंटल स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, किसकी बात करूं? डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट चीज ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी को डिटरमाइन कर, क्वालिटी को कंसीडर करते हैं, क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है ये। कहता हूँ कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है जिसमें हम ना सिर्फ इनकम को इंक्लूड करते हैं बल्कि हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये इस डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने और महबूबुल हक ने एक टर्म काइंड की जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे हम किसी कंट्री को नंबर करते हैं कि उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो ये HDI टर्म या ये किसने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया? ये 1990 में महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने डेवलप किया, और इसको सिंस 1993 से इसको UNDP यूज़ कर रहा है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि अभी इंडिया की नंबरिंग क्या है HDI में, जो HDI इंडेक्स रिलीज कौन करता है? UNDP। उसके बाद देखिए अदर इंडाइसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो है आपका GNH, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, देन GPI मीन्स जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, थर्ड इज आपका SPI, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, एंड फोर्थ इज HI, हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप है वहाँ पे इन इंडेक्सेस के बारे में इनको रिलीज़ कौन करता है, ठीक है, ये मैं वहाँ पे डाल दूंगा और इस लेक्चर्स की PDF भी डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। तो इस चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी न्यूली वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू।